हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली कक्षा में वैक्सीन तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। जो सूक्ष्म जीव हैं वो मिट्टी की उर्वरकता में कैसे वृद्धि करते हैं। तो देखते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण का मतलब यानी सरल रूप में बना देते हैं, नाइट्रोजन को अपघटित कर देते हैं या सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। विघटित करके कहाँ, मिट्टी को प्रदान कर देते हैं। जैसे मिट्टी की जो उर्वरकता है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि। मिट्टी की उर्वरकता में क्या हो जाती है, वृद्धि। इस तरीके से जो सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। इनका जो कार्य जो सूक्ष्म जीव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, ए से एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है पर्यावरण की शुद्धि में। तो सूक्ष्म जीव पर्यावरण की कैसे कार्य करते हैं। पर्यावरण की शुद्धि में जो जानवर या जीव मर जाते हैं तो उनको साफ करने का कार्य कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव। और पौधे वगैरह टूट कर कहीं इकट्ठे जाते हैं तो वो भी तो सड़ जाते हैं, खाद बन जाती है, तो उनको सड़ाने का निपटाने का काम कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें क्या है, ये जो जीव है ये सड़ गया है, तो सड़ने का काम किसने किया है, सूक्ष्म जीवों ने, ठीक है। इस तरह ये जो सूक्ष्म जीव है वो पर्यावरण को क्या कहते हैं, शुद्ध। इसके बाद हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, हानिकारक सूक्ष्म जीव। अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। पहला तो सूक्ष्म जीव, पहला पॉइंट क्या था, सूक्ष्म जीव। दूसरा पॉइंट क्या था, सूक्ष्म जीवों का उपयोग, फिर उपयोग आए थे सारे, और फिर ये पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट हो गए अपने। ये चौथा पॉइंट क्या है, हानिकारक सूक्ष्म जीव, ठीक है। अब हानिकारक सूक्ष्म जीव जो हमें हानि पहुंचाते हैं, जैसे हमें बीमार या रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें कैसे जीव कहते हैं, हानिकारक। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव तो इस तरीके से जो हानिकारक सूक्ष्म जीव उनकी एक परिभाषा निकाली जाती है। ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव जो हमें रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव जो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रोगजनक या रोगाणु, क्या कहते हैं, रोगाणु, ठीक है। तो अब देखते हैं जो पहला जो हमारा जो सूक्ष्म जीव रोग फैलाएगा किसमें, मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। तो हम इसे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 4 ही पॉइंट हैं, जंतुओं में रोग कारक, पौधों में रोग उत्पन्न करने सूक्ष्म और खाद्य विषाक्तता। ये 4 पॉइंट ही हम देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है उसे देखते हैं, मनुष्य में रोगजनक कारक सूक्ष्म जीव, ठीक है। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, वैसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करेंगे, ऐसे जीव हम क्या कहेंगे, रोग कारक। अब इसके अंदर एक अपना पॉइंट आता है, संचरणीय रोग। तो संचरणीय रोग किसे कहते हैं, ऐसे रोग जो हवा, जल या स्पर्श द्वारा फैलते हैं या एक से दूसरे को हो जाते हैं, एक दूसरे को हो जाते हैं। तो ऐसे रोग क्या कहलाते हैं, संचरणीय रोग। या ऐसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जो एक माध्यम, ऐसे रोग जो जिनके फैलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत होती है, तो ऐसे रोग कैसे रोग कहलाते हैं, संचरणीय रोग। जैसे जुकाम, खांसी, ठीक है, जुकाम खांसी कहते हैं ना। तभी तो बोलते हैं कि जब जुकाम हो जाता है तो मुंह पे रूमाल रखना चाहिए, खांसी हो जाती है तो मुंह पर हाथ या रूमाल रख के खांसना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है रोगवाहक। रोगवाहक किसे कहते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, रोगवाहक मीन्स ले जाने वाला। तो रोग को जो चीज़ फैलाएगी वही रोगवाहक हो जाएगी। रोग फैलाने वाले जो रोग का वाहन बनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रोगवाहक।
जैसे कुछ जीव होते हैं, जैसे आप चित्र दिखा लेंगे मच्छर, मच्छरों से क्या फैलता है, मलेरिया और डेंगू मच्छरों से ही तो फैलता है। तो ये क्या है, रोगवाहक। ऐसे जीवों को क्या कहेंगे, रोगवाहक जीव। ठीक है। मक्खी, इसके अलावा कौन, मक्खी भी तो होती है, जभी तो कहते हैं जो भोजन है, जो हमारा भोजन है उसे ढक के रखना चाहिए, क्योंकि मक्खी जो है मल मूत्र पर बैठ के आती है और फिर वही क्या आपके खाने पर आ जाती है। इससे आपका जो भोजन है वो कैसा होता है, दूषित। और जैसे अब दूषित आप भोजन करोगे तो आप ऑटोमेटिक बीमार हो जाओगे, नहीं, ऑटोमेटिक बीमार हो जाओगे। ठीक है। तो जो रोग आग में एक तो पहला हो गया मच्छर, दूसरा हो गया आपका मक्खी। ठीक है। और ये मच्छर जो मच्छर है ये किस में उत्पन्न होते हैं, ये मच्छर पानी में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। किसी भी तरह के पानी में उत्पन्न हो सकते हैं, स्वच्छ और खराब। स्वच्छ पानी में तो डेंगू का मच्छर उत्पन्न होता है, और जो गंदा पानी होता है उसमें मलेरिया का। तभी तो कहते हैं जो आपके आसपास के एरिया में वहाँ पानी इकट्ठा ना होने दें, गड्ढे वगैरह जो होते हैं उनमें पानी इकट्ठा ना होने दिया करें, क्योंकि जो पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ मच्छर ऑटोमेटिक पैदा हो जाएंगे। ठीक है। तो अब जो आपका ये मच्छर है वो कैसे है, मच्छर के द्वारा डेंगू और मलेरिया कैसे फैल जाते हैं। तो ये मच्छर जो डेंगू के लिए, जो मलेरिया के लिए उसका नाम है, मलेरिया के लिए तो क्या है, मलेरिया डेंगू दोनों अलग अलग होते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग है। मलेरिया के लिए तो आप इस चित्र में भी नाम देख सकते हैं, क्या नाम है, मादा एनाफ्लीज। क्या नाम है इसका, मादा एनाफ्लीज। क्या नाम है इसका, मादा एनाफ्लीज। तो जो मलेरिया है, मलेरिया किसके द्वारा फैलाया जाता है, मलेरिया मादा एनाफ्लीज। जो डेंगू है वो मादा एडिस। ये दोनों दो डेंगू के लिए है ये तो, और ये किसके लिए है, मलेरिया के लिए। जो डेंगू फैलता है ये किसका भाग कर दिया है, प्लेज्मोडियम। सूक्ष्म जीव का नाम क्या है, प्लेज्मोडियम। लिख देता हूँ मैं फिर से, इसे उठा देता हूँ। जो मादा एनाफ्लीज है ये किसका भाग करती है, प्लेज्मोडियम। ठीक है। ये सूक्ष्म जीव का नाम है, ये क्यों ना सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव है। ठीक है। इसके बाद जो अपना अगला जो वो है, अगली अपनी सीरीज है, इसमें आप देख सकते हैं, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। पहले सीरीज में मानव रोग है, रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका, संचरण का मैंने बता दिया, संचरण का मतलब फैलने का तरीका, और फिर बचने के उपाय। पहला अपना जो रोग उसका नाम है क्षय रोग फैलता है किसी तरह, जीवाणु, और संचरण का माध्यम वायु। और बचने का उपाय क्या है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। ठीक है। इन सब के लिए यही उपाय है। अब जितने भी रोग पड़ेंगे उनके लिए ये सब एक ही उपाय है। जो दूसरा है वो खसरे का जो रोग कारक है वो वायरस है, और जो संचरण का माध्यम है वो वायु है। तीसरा अपना जो रोग उसका नाम है चिकन पॉक्स। ये जो माता निकल आती है ना, माता, उसी को क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स। ठीक है। इसका जो रोग कारक है वो वायरस है, संचरण का माध्यम वायु या सीधे स्पर्श, या जो रोगी होगा उसके स्पर्श में अगर हम आ जाएंगे तो उससे जो चिकन पॉक्स है वो फैलने लगता है। ठीक है। बचने का उपाय यही है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह अलग रखें, और जो उसके स्पर्श में ना आए और टीकाकरण कराएं। ठीक है। अगला जो अपना वो पोलियो किसके द्वारा फैलता है, वायरस। संचरण का माध्यम वायु और जल, बचने का वही उपाय है। ठीक है। इसके बाद अपना हैजा फैलता है जो जीवाणु द्वारा, संचरण का माध्यम जल व भोजन। बचने का उपाय व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी स्वच्छ रहें, और अच्छी आदतें, यानी टाइम टू टाइम जो डेली रूटीन है, फ्रेश होना, दांत साफ करना, स्वच्छ रहना, ये सब आदत है अपने। और भली भांति पके भोजन, यानी जो बाहर का भोजन है जिसे हम क्या कहते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा ना करें, बस उबला पेयजल यानी गर्म पानी पिएं और टीकाकरण लगाएं। तो ये किसके बचने के उपाय, हैजा के। ठीक है, इन दोनों के। अगला है टाइफाइड, जीवाणु और जल, संचरण का माध्यम क्या है, जल। ठीक है। अगला अपना जो रोग है वो है टाइफाइड है, इसका जो फैलने का जो वो कारक है वो है वायरस, और संचरण का माध्यम जल। बचने का उपाय उबले हुए पेयजल का उपयोग करें और टीकाकरण। टाइफाइड अगर आपको है तो आप गर्म पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। अगला आपका रोग कारक वो रोग है मलेरिया, रोग कारक प्रोटोजोआ, संचरण का तरीका मच्छर। अभी संचरण का माध्यम अभी पढ़ा हमने मलेरिया का, मच्छर। और इससे बचने का उपाय क्या है, मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करें, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए स्वच्छ जल का भी उपयोग करें, मतलब जो जल है वो एक स्थान पर एकत्रित न होने दें। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं जंतुओं में रोग कारक। अब ये जो सूक्ष्म जीव है वो जंतुओं में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं। अब आप इसे पढ़ सकते हैं, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में
वेसिलस एंथ्रेसिस वेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो रोग कौन सा है? एंथ्रेक्स, ये तो रोग का नाम है एंथ्रेक्स। जो रोग कारक है, जो जीवाणु है, उसका नाम है वेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है। तो इसकी खोज कब की? 1876 में। किसने की? रॉबर्ट कोच ने। ठीक है। इसके अलावा जंतुओं में गाय का खुर व मुंह का रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? वायरस के द्वारा। ठीक है। ये आपके जंतुओं में जो रोग कारक हैं वो हो गए। इसके बाद अगला देखते हैं हम, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। इन चित्रों में आप देख सकते हैं, ये जो चित्र हैं, पहला जो है, दूसरा और तीसरा, इनकी जो तालिका है वो पीछे दे रखी है। ठीक है। ये देखिए, नींबू का कैंकर रोग चित्र अभी आप पहले देख चुके हैं, मैं एक और बार यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ। नींबू का कैंकर रोग, ये किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा। संचरण का तरीका वायु है। पादप रोग है, ये पादप रोग है, ये सूक्ष्म जीव है, ये संचरण का तरीका है। ठीक है। और पादप दूसरा रोग है गेहूं का रस्ट, जो सूक्ष्म जीव उसका नाम है कवक। संचरण का तरीका वायु एवं बीज। पादप रोग दूसरा है भिंडी का पीत, सूक्ष्म जीव वायरस, और जो संचरण का तरीका है वो कीट, यानी जो जीव जंतु द्वारा हो जाता है। ये वायु द्वारा होता है, ये वायु और बीज द्वारा। ठीक है। ये हो गया आपके। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है खाद्य विषाक्तता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, खाद्य विषाक्तन। खाद्य का मतलब है भोजन। अरे क्या लग दिया? खाद्य का मतलब है भोजन। विषाक्तन का मतलब खराब होना या दूषित होना या विषैला हो जाना। खराब होना या दूषित होना। ठीक है। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, खाद्य विषाक्तन, भोजन का दूषित होना। तो जब सूक्ष्म जीव भोजन को दूषित कर देते हैं उसी को क्या कहते हैं? खाद्य विषाक्तन। जैसा आपने सुना होगा, जब सब्जी या गर्मियों के दिनों में जो भोजन है वो जल्दी दूषित हो जाता है नहीं, उसका जो कारक है वो क्या है? सूक्ष्म जीव का गर्मियों में क्या होता है, सर्दियों में क्यों नहीं होता? क्योंकि गर्मियों में जो सूक्ष्म जीव के लिए जो अनुकूल वातावरण है वो मिलता है। ठीक है। अनुकूल वातावरण की वजह से ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और अपनी संख्या दुगुनी तिगुनी और चौगुनी करके जो भोजन है उसको विषाक्त बना देते। तो इस तरीके से जब विषाक्त भोजन खा लेते हैं हम, जो संदूषित भोजन जब हम करते हैं तो इससे हम बीमार हो जाते हैं। आप देखते होंगे गर्मियों के दिनों में, अगर आप गर्मी के दिन में या फिर वैसे भी दिनों में अगर आप संदूषित भोजन करते हैं तो इससे आप बीमार होते हैं, पेट में दर्द होता है, उल्टी आती हैं, दस्त हो जाते हैं। ठीक है। तो इससे बचने का ये उपाय है, आप स्वच्छ जो ताज़ा भोजन है, ताज़ा बना हुआ चीज़ खाएं सारी, और स्वच्छ भोजन स्वच्छ हाथों से बनाना चाहिए। भोजन जो है स्वच्छ हाथों से बनाना चाहिए, स्वच्छता से बनना चाहिए सारा भोजन। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है अपना वो क्या है? खाद्य परिरक्षण। क्या अपना अगला जो पॉइंट है वो क्या है? खाद्य परिरक्षण। खाद्य का मतलब हमने देखा था भोजन। परिरक्षण का मतलब है सुरक्षा या रक्षा या फिर आगे जो भविष्य के लिए बचा के रखना। परिरक्षण का मतलब सुरक्षा से या सुरक्षित रखना। ठीक है। तो खाद्य परिरक्षण किन किन तरीकों से हो सकता है? पहला है रासायनिक उपाय, दूसरा है नमक द्वारा परिरक्षण, तीसरा है चीनी द्वारा परिरक्षण, चौथा है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, और पांचवा है गर्म एवं ठंडा करके, छठा है भंडारण एवं पैकिंग। अब जल्दी समझते हैं, इनको शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो रासायनिक उपाय है, तो हम परिरक्षण में जो चीज़ का उपयोग करेंगे वो कैसी होगी? रासायनिक। तो इसमें एक शब्द आता है परिरक्षक का मतलब है जो रक्षा करेगा वही क्या कहलाएगा? परिरक्षक। जैसे अब इसमें जो हम परिरक्षक का उपयोग करेंगे उसका नाम क्या है? सोडियम बेंजोएट, और दूसरा है सोडियम मेटाबाई सल्फाइड। जो ये जो दो को है परिरक्षक। क्या है? परिरक्षक। पहला क्या है? सोडियम बेंजोएट,
दूसरा क्या है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, ये जो हमारे क्या हो गई, रासायनिक उपाय हो गए किसे किसे संरक्षित करने के लिए, खाद्य परिरक्षण के लिए या खाद्य भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, 2 उपाय हो गए। इसके बाद देखेंगे नमक द्वारा हम कैसे करते हैं, जो मांस मछली मैदा खाते होंगे उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा, जो मांस वगैरह उसे स्वच्छ रखने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर नमक डाल देते हैं, क्या, नमक, जिससे जो अब ये यहाँ नमक क्या है, परिरक्षक। ठीक है, तो इससे जो जो सूक्ष्म जीव है उस पर वृद्धि नहीं करती और जो मांस है वो 3-4 दिन तक सुरक्षित लगा रहता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी भी जो परिरक्षण में उपयोग में लाई जाती है। चीनी का भी उपयोग किसमें करते हैं, खाद्य परिरक्षण में। ठीक है, रक्षण में। ओके, इसके बाद देखें तेल एवं सिरके द्वारा। आप देखते होंगे जो घर में आम अचार जो डालते हैं, आम अचार उसमें किसका उपयोग करते हैं, तेल का करते हैं ना, जिससे जो अचार है वो लंबे समय तक चलता है। तो ये भी एक किसका तरीका है, परिरक्षण का। तो जो तेल है वो किसका काम कर रहा है, परिरक्षक का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ठंडा एवं गर्म करके। तो इसमें एक प्रक्रिया आती है पाश्चुरीकरण। जो दूध है वो इस प्रक्रिया द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, पाश्चुरीकरण के द्वारा, यानी इसमें ठंडा गर्म किया जाता है। जब दूध को पाश्चुरीकरण के अंदर क्या होता है, जब दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात एकाएक ठंडा कर दिया जाता है। तो इससे जो दूध बनता है वो कैसा दूध होता है, पाश्चुरीकृत। और ऐसे दूध को हम सीधे उपयोग ले लेते हैं, इसको गर्म करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये कैसा होता है, सूक्ष्म जीव मुक्त। ठीक है, तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं हम, पाश्चुरीकरण। ठीक है, अगला हम देखते हैं भंडारण, पैकिंग। तो जो आपकी पैकिंग आती है, जो आप फूले वगैरह खाते हैं, तो उन पैकिंग में क्या हवा एकदम टाइट करके पैक किया जाता है, जिससे जो भोजन उस पैकिंग के अंदर उसका क्या हो, परिरक्षण। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैसा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या है, नाइट्रोजन का जो सरल पदार्थ उनमें अपघटन। तो ये इस कार्य को करता कौन है, इस कार्य को करने के लिए आप पहले पार्ट में आपने पढ़ा होगा, वैसे कच्चा 7 में भी है। पहले पार्ट में एक जीवाणु आया था, राइजोबियम। जो राइजोबियम जीवाणु आया था वो कहाँ पाया जाता था, फलीदार पौधों की जड़ों में। और जो फलीदार पौधों की जड़ों में कहाँ पाया जाता था, ग्रंथियों के रूप में। मतलब जो कैसे पाया जाता है, ग्रंथियों के रूप में पाया जाता था। कौन, राइजोबियम जीवाणु। तो जो राइजोबियम जीवाणु है उसका कार्य क्या था, उसका कार्य यही था, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका क्या करना, स्थिरीकरण। यानी जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसका सरल पदार्थों में विघटित करके और जो मृदा है वहाँ तक पहुँचाना। ठीक है, तो किसका कार्य था, राइजोबियम जीवाणु का। इस आप में देख सकते हैं इसमें। और जो 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 फलीदार पौधों के पेड़ होते थे वो किस कुल के होते थे, लेग्यूमिनस। जैसा कि आप अभी इस चित्र में देख पाएंगे, इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो चित्र है इसमें क्या लग रहा है, लेग्यूमिनस पौधे की जड़ ग्रंथियाँ। इसमें जो जड़ ग्रंथियाँ होंगी उसमें क्या पाया जाएगा, ये जो जड़ ग्रंथियाँ हैं उनमें क्या पाया जाएगा, कौन पाया जाएगा, राइजोबियम जीवाणु। ये देख रखे हैं आप, ये देख सकते हैं, इसमें कौन पाया जाएगा, राइजोबियम जीवाणु। और ये इसका कार्य क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे ये क्या है, ये नाइट्रोजन चक्र। आपने जल चक्र पढ़ा होगा, जल चक्र। तो ऐसे ये क्या है, नाइट्रोजन चक्र। इसको समझते हैं आप, नाइट्रोजन चक्र। अब नाइट्रोजन का मतलब तो नाइट्रोजन ही है, चक्र का मतलब एक साइकिल। तो इसे इंग्लिश में क्या है, नाइट्रोजन साइकिल। तो आप देखो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा इसको जूम करते हैं, अब देखते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, तो इधर ही से चलते हैं। पहला काम क्या होगा, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तड़ित यानी जो बिजली कड़कती है आसमान में, चित्र में बना दूंगा बिजली का भी।
जो वायुमंडल में बिजली कड़कती है उससे भी जो क्या है नाइट्रोजन का क्या हो जाता है स्थिरीकरण, और ये तड़ित होकर कहाँ जाती है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। अब यहाँ से कहाँ जाती है पौधे अवशोषित करते हैं, पौधा अवशोषण। इसके बाद जो पौधों को कौन खा लेते हैं जंतु, जंतु खाने के रूप में लेते हैं। और जंतु उत्सर्जन या जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट, जब जंतु या तो उत्सर्जन करेंगे या फिर कोई अपनी अपशिष्ट निकालेंगे या फिर खुद जब मर जाएंगे तो वायुमंडलीय, अब अभी हम आगे जो पढ़ के आ चुके हैं जो वायुमंडल का शुद्धिकरण में उसमें जो जीव थे उन्हें जो खा रहे थे तो वो शुद्धिकरण ही तो कर रहे थे। तो जो मृत जीव हैं जब मर जाएंगे तो उनके जो पदार्थ है वो कहाँ मिल जाएंगे मिट्टी में। तो इस चक्कर इस साइकिल में आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ से और यहाँ से आगे जो नाइट्रोजन ऑटोमेटिक आगे कहाँ मिलेगी मिट्टी में। अब इस वाले साइकिल देखते हैं। इस वाले साइकिल में आप देखते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। अभी ब्लू ग्रीन एलगी हमने पढ़े थे जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन क्या कर रहे थे स्थिरीकरण कर रहे थे ना। और एक और हमने क्या पढ़ा था जो राइजोबियम, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जीवाणु द्वारा स्थिरीकरण नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करना। अब जो इसे एक यौगिक में परिवर्तित किया जाता है जो नाइट्रोजन यौगिक है उसे क्या कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो आपने सुना होगा प्रोटीन ये क्या है नाइट्रोजन पदार्थ है। जो यौगिक है वो मिट्टी मिलता है, मिट्टी में मिलने के बाद ये कहा जाता है जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। फिर द्वारा ये जो जीवाणु है वो नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित कर देते हैं गैस के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या चलता है पूरा साइकिल, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने और दोस्तों से भी शेयर करें। धन्यवाद।